Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 12 web application code 803. Students, as you know, we have started new board preparation series for class 12 CBSE board exam. So हमने employability skills का रिवीजन कंप्लीट कर लिया है प्रीवियस वीडियो में एंड इस वीडियो में हम पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स को वन शॉट वीडियो के फॉर्म में कवर करने वाले हैं। अगर आपको सेपरेट चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए उसके लिए आपके लिए ऑलरेडी सभी चैप्टर्स की वन शॉट वीडियोस अवेलेबल हैं, सो आप वो देख सकते हैं अगर आपने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। बट अगर आपने वन शॉट वीडियोस देख ली हैं, आपने सारे सिलेबस को कवर कर लिया है, तो अब ये रिवीजन पर्पज के लिए ये वीडियो है। ओके एंड इसके बाद हम सैम्पल पेपर कवर करेंगे। ओके शेड्यूल आपको पोस्ट ऐप पर गिवन है, वहां पर आप चेक कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर 1 इमर्जिंग ट्रेंड्स। फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज IoT मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बेसिकली यहाँ पर हम ऐसी डिवाइसेस की बात करते हैं जिसपे सेंसर, सॉफ्टवेयर्स एंड कनेक्टिविटी होती है एंड इंटरनेट की वजह से ये प्रॉपरली काम कर पाते हैं। एग्जांपल लेते हैं एक स्मार्ट होम का, जहाँ पर अलग अलग तरह की स्मार्ट डिवाइसेस हैं, जैसे स्मार्ट लाइट्स हैं, AC है। इस तरह की जो स्मार्ट डिवाइसेस होती हैं वो इंटरनेट पर वर्क करती हैं। उनके पास जब कनेक्शन होगा तो वो अपना काम कर रही होंगी एंड उसमें हमारे इंटरवेंशन की नीड, हमारे कुछ कमांड देने की नीड नहीं होगी। हम सिंपली एक बार उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, उसमें सेटिंग लगा देते हैं एंड फिर वो अपने आप वर्क करती रहती है। तो उसमें बार बार हमारा इंटरवेंशन नीडेड नहीं होता। ऐसे डिवाइसेस को हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पर वो सभी चीजें कनेक्ट होकर एक नेटवर्क बना देती हैं एंड इसमें हमारा बहुत काम आसान हो जाता है क्योंकि हमारे इंटरवेंशन की नीड नहीं होती और ये अपने आप ही अपना काम परफॉर्म करती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट लाइट, स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस बैंड्स। देन स्मार्ट सिटीज में ट्रैफिक मैनेजमेंट भी IoT के थ्रू होता है। देन इंडस्ट्रियल IoT, इसमें सारी चीजें ऑटोमेटेड होती हैं। ऑटोमेशन में भी हम IoT का यूज करते हैं। इस तरह से डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसके अपने एडवांटेजेस होते हैं और चैलेंजेस होते हैं। सेम यहाँ पर है। एडवांटेजेस क्या है? हर चीज ऑटोमेटेड है एंड एफिशिएंसी से होती है, मतलब कम टाइम में ज्यादा काम हो पाता है, तो एनर्जी सेव होती है एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग पॉसिबल है। जैसे आप ये देखना चाहते हैं कि आज आपने कितनी वॉकिंग की, आपने कितने फुटस्टेप्स लिए, तो उसके लिए आप अपनी स्मार्ट वॉच, फिटनेस बैंड्स देखते हैं, है ना। तो वो सभी चीजें आपको रियल टाइम मॉनिटरिंग प्रोवाइड करती हैं। देन सेव टाइम्स एंड रिसोर्सेज, आपका टाइम बचता है, आपके रिसोर्सेज बचते हैं। जो काम आप मैनुअली करेंगे वो आपको ऑटोमेटेड मिल जाता है। तो इस तरह से आपका टाइम भी बचता है और जो रिसोर्सेज यूटिलाइज होंगे वो काम करने में, वो रिसोर्सेज भी सेव होते हैं। देन कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशू। अब अगर बाय चांस आपके डिवाइस का जो नेटवर्क है उस पे कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस करता है, तो इस तरह के प्राइवेसी इश्यूज भी हो सकते हैं। एंड कभी कभी कुछ स्मार्ट डिवाइसेस में लिमिटेड बैटरी लाइफ होती है, तो अगर किसी वजह से उसकी बैटरी डेड हो गई तो उस केस में आपको प्रॉब्लम आएगी। एंड क्योंकि मोस्टली काम ऑटोमेटेड होता जा रहा है एंड जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतना ज्यादा काम ऑटोमेटेड हो रहा है, तो इस वजह से जॉब डिस्प्लेसमेंट के भी बहुत ज्यादा कंसर्न्स हैं। दीज आर द चैलेंजेस। देन नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस का काम करता है। मतलब सपोज करते हैं कि हम कीबोर्ड पर कुछ भी टाइप कर रहे हैं, तो वो चीज हमें सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर कैसे लिखी हुई मिलती है। मतलब कीबोर्ड को हमने तो कीबोर्ड पर प्रेस किया है ए, बट वो चीज वहां पर ए कंप्यूटर के अंदर कैसे टाइप हो गई, वो तो सॉफ्टवेयर है अंदर। वो चीज कंप्यूटर को कैसे पता चलती है? क्योंकि वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ये बता रहा है कि जब हम यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रक्शन टाइप कर रहे हैं या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो उसको हमें कैसे प्रोसेस करना है। वो चीज ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही पॉसिबल हो पाती है। सपोज करते हैं कि आपका कंप्यूटर ऑफ है, उस टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पर लोड नहीं हुआ। इसका मतलब आप कीबोर्ड पर कुछ भी टाइप करें वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर ऑपरेटिंग सिस्टम चल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच। इसके एग्जांपल्स हैं विंडोज, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम।
देन इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जैसे सबसे पहले है मेमोरी मैनेजमेंट, मींस कौन से रिसोर्स को कितना मेमोरी एलोकेट करना है। देन प्रोसेसर, जब भी कोई भी टास्क हम कंप्यूटर पर करते हैं, तो सपोज करते हैं कि हम एक ही टाइम पर मल्टीपल टास्क रन कर रहे हैं, तो कौन से सॉफ्टवेयर को कितना सीपीयू एलोकेट करना है, मतलब वहां पर प्रोसेसर कितना एलोकेटेड होगा वो हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं। डिवाइस मैनेजमेंट, लाइक हम डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस और बहुत सारी चीज़ें हम कनेक्ट करते हैं, तो वो सभी कैसे कनेक्ट की जाएंगी, उसके लिए सभी ड्राइवर्स का मैनेजमेंट यहाँ पर होता है। देन फाइल मैनेजमेंट, जो भी डेटा हम यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं उसका प्रॉपर ट्रैक बनाकर रखना। देन नेटवर्क मैनेजमेंट, यहाँ पर हम डिफरेंट डिवाइसेस को यहाँ पर नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कोई भी यूएसबी से कोई फ़ोन कनेक्ट किया है, या फिर हमने कोई प्रिंटर कनेक्ट किया है, तो इस तरह से जो भी हम डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं वो एक नेटवर्क बनाते हैं, एंड उन सभी का मैनेजमेंट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड रिकवरी मीन्स इन केस अगर किसी तरह का कोई भी डेटा लॉस होता है ड्यू टू एनी पॉसिबल रीजन, सो बैकअप एंड रिकवरी का ऑप्शन भी यहाँ पर हमें मिलता है। देन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यहाँ पर हम 4 मेन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर। जब सिंगल यूजर की बात करेंगे तो ये एक टाइम पर एक ही यूजर को सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे विंडोज एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। बट जब हम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो हम सेम टाइम पर मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट कर सकते हैं, एग्जाम्पल लिनक्स, यूनिक्स। देन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, RTOS, ये इमीडिएट रिस्पांस प्रोवाइड करने के लिए होते हैं, मतलब जहां पर हम बिल्कुल भी डिले नहीं कर सकते हैं रिस्पांस देने में, वहां पर हमें रियल टाइम में रिस्पांस देना होगा, तो ऐसे में हम यूज करते हैं RTOS। ये जनरली मेडिकल सिस्टम, रोबोट्स ऐसी जगह पर यूज किए जाते हैं। देन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स के लिए बने होते हैं, जैसे एंड्रॉयड, आईफोन में iOS यूज होता है, सो ये सभी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है जब हम ऑनलाइन कंप्यूटिंग सर्विसेज का यूज करते हैं, जैसे अगर हमें डेटा का बैकअप लेना है तो वो हम ऑनलाइन बैकअप रख रहे हैं, एंड इसके लिए हमारे पास डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव, आई क्लाउड, तो जो भी हमें सूटेबल लगता है हम उसकी सर्विस को यूज कर सकते हैं। एंड जब हम यहाँ पर ऑनलाइन बैकअप लेते हैं तो इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस होते हैं, लाइक हमारा डेटा हमारे पास सेफ रहेगा, एंड हम उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपका लैपटॉप खराब हो गया, उसमें सारा डेटा था बट आपने उसका ऑनलाइन बैकअप लिया हुआ था, तो आप उसको ऑनलाइन एक्सेस कर पाएंगे किसी दूसरे डिवाइस से। या फिर आप कहीं और चले गए हैं और आपका लैपटॉप घर पर रह गया है, तो इस केस में भी आप वहां से अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं, अगर आपने उसका ऑनलाइन बैकअप लिया है। बट एट द सेम टाइम उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, लाइक आपके पासवर्ड, इस तरह की चीज़ें अगर लीक हो जाएं, सो उस केस में आपके डेटा को रिस्क भी होता है। एंड अगर किसी वजह से वेंडर्स चेंज होते हैं, सो उस केस में भी प्रॉब्लम होगी सर्विस प्रोवाइडर्स को। एंड यहाँ पर क्लाउड सिक्योरिटी थ्रेट भी होता है, मींस अगर क्लाउड पर ही अटैक हो जाए, अगर गूगल के सर्वर पर ही अटैक हो गया, तो उस केस में जितने भी यूजर्स हैं सभी के डेटा को रिस्क है। हाउएवर ऐसा इजीली पॉसिबल नहीं होता है, बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, तो इसलिए ये सभी चीजें हमारे लिए खतरा भी होती हैं, बट एट द सेम टाइम ये एडवांटेज भी प्रोवाइड करती हैं। सो इसके लिए बस हमें यही ध्यान रखना है कि अपने सभी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, जैसे पासवर्ड एक्सेट्रा, इन सभी को सेफ रखें। देन द नेक्स्ट टॉपिक, एज कंप्यूटिंग। सो अभी हमने बात की थी क्लाउड कंप्यूटिंग की, हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने अपने फाइल्स, फोल्डर्स अपलोड कर दिए हैं क्लाउड पर, ठीक है, तो क्लाउड पर अपलोड करने का मतलब है कि जो भी उनका मेन सर्वर है वहां पर वो डेटा स्टोर हो गया है ऑनलाइन, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं एज कंप्यूटिंग की, तो यहाँ पर कोई सेंट्रलाइज क्लाउड नहीं होता जहां पर आपका डेटा जाएगा फिर वहां पर स्टोर होगा, नहीं, यहाँ पर डेटा उस सोर्स के पास ही कहीं प्रोसेस होता है, तो यहाँ पर हम डेटा को लोकली प्रोसेस करते हैं, ठीक है। बट क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करेंगे तो वहां पर कोई पब्लिक क्लाउड होगा, मतलब एक डेटा सेंटर होगा और वहां पर आपका डेटा प्रोसेस होगा,
ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। देन नेक्स्ट टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। एआई का मतलब है कि जब हम मशीन्स को ह्यूमन की तरह सोचने के कैपेबल बनाते हैं, मीन्स जैसा ह्यूमन सोचते हैं वो वैसा ही सोच पाएं, वैसे ही डिसीजन ले पाएं, वैसे ही सीख पाएं, वही होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आपने देखा है चैट जीपीटी आजकल बहुत फेमस है, एंड और भी काफ़ी सारे चैटबॉट्स हैं। देन वॉइस असिस्टेंट, एलेक्सा, सिरी, फेस रिकॉग्निशन, ये सभी एआई के एग्जांपल्स हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज मशीन लर्निंग एमएल। ये एआई का ही एक सबसेट है जिसमें हम कोई प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं, इंस्टेड हम उस सिस्टम को अलाउ करते हैं कि वो डेटा से लर्न करे। मतलब हम उसको डेटा प्रोवाइड करते हैं और वो उससे खुद से लर्न करता है। तो उसमें हमें कोई प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से सीखता है कि उसे चीज़ों को कैसे आंसर करना है, या फिर जो भी उसका टास्क है उसे कैसे करना है, वो उस डेटा से सीखता है। There are different types of machine learning: supervised, unsupervised and reinforcement learning. इसके एप्लीकेशंस हैं जैसे स्पैम फिल्टरिंग। लाइक आप देखते हैं जब आप कोई भी ऐसा ऐप इंस्टॉल करते हैं जिससे आप कॉल्स पिकअप करते हैं, सो उसमें कई बार आप अगर स्पैम फिल्टरिंग ऑन कर देते हैं तो वो अपने आप ही कुछ प्रमोशनल कॉल्स को ब्लॉक कर देता है। तो वो किस वजह से कर देता है? क्योंकि वहां पर उसको ऐसा डेटा दिया गया है जिससे वो ये आइडेंटिफाई कर पाए कि इसमें से कौन सा प्रमोशनल कॉल है। ओके। देन सेल्फ ड्राइविंग कार्स, सो वहां पर भी हम डेटा देते हैं, उससे वो सीखता है। सो ये भी मशीन लर्निंग का एग्जाम्पल है। देन देर आर 7 बेसिक स्टेप्स इन एमएल: डेटा कलेक्शन, प्रिपरेशन, चूज अ मॉडल, ट्रेन एंड इवेल्युएट द मॉडल, पैरामीटर ट्यूनिंग एंड मेक प्रेडिक्शंस। सो ये 7 बेसिक स्टेप्स हैं। इसी की हेल्प से हम मशीन लर्निंग के लिए सिस्टम को प्रिपेयर करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है जब हम अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर प्रमोट करते हैं। जैसे आजकल सबसे पॉपुलर है सोशल मीडिया। आपने देखा है, आप जो भी एड्स देखते हैं, यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो, कोई भी प्लेटफॉर्म है, वहां पर जो भी आप एड्स देखते हैं वहां पर किसी न किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं। सो वो डिजिटल मार्केटिंग का ही एक फॉर्म होता है। एंड इवन जो भी आप एड्स देखते हैं कहीं वेबसाइट पर, सर्च इंजन पर, ईमेल पर, आपको कहीं भी कोई भी एड दिखाई दे रही है, वो डिजिटल मार्केटिंग का ही एक पार्ट होती है। ओके। Then there are different types of digital marketing: SEO, search engine optimization, social media marketing, email marketing, content marketing, influencer marketing and viral marketing. So ये different types हैं। यहाँ पर हम इस basis पर choose कर रहे हैं कि किस type की digital marketing है। हम डिसाइड कर रहे हैं कि उसका एग्जैक्टली सोर्स क्या है जिसके थ्रू हम मार्केटिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ईमेल के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हैं तो वो ईमेल मार्केटिंग होगी। देन अगर आप कंटेंट, मतलब वहां पर कोई भी कंटेंट बनाया है, जैसे आपने कोई वीडियो देखी, आपको वीडियो में सिर्फ यही बताया गया है कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है, आपको ये क्यों यूज करना चाहिए, तो वो होगी कंटेंट मार्केटिंग। देन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जहां पर कोई पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर किसी चीज को प्रमोट करता है। एंड देन वायरल मार्केटिंग, जहां पर कोई वायरल ट्रेंड होता है उसे उसे फॉलो करते हुए मार्केटिंग की जाती है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के डिजिटल मार्केटिंग होती है। एंड इसके डिफरेंट एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला है ग्लोबल रीच। हम जानते हैं कि सोशल मीडिया आजकल हर कोई यूज करता है। सो जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर कोई इंस्टाग्राम पर नहीं है तो यूट्यूब पर तो होगा ही। तो अगर हम डिफरेंट जगह पर अपनी एड्स रन कर रहे हैं तो हम डिफरेंट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, एंड इससे हमारी ग्लोबल रीच बढ़ती है। कॉस्ट इफेक्टिव, हम इजीली अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर पाते हैं। एंड जो पहले होता था, लाइक न्यूज़पेपर में ऐड देना या फिर टीवी पर ऐड देना, तो वो काफ़ी कॉस्टली होता था। तो उसके कंपैरिजन में ये डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। एंड इससे हमें मेजरेबल रिजल्ट्स भी मिलते हैं। हम इंसाइट्स देख सकते हैं कि एग्जैक्टली हमें इससे कितना बेनिफिट हो रहा है, हमारी कितनी रीच बढ़ रही है। Then there are different career opportunities in digital marketing. First of all, digital marketing executive, then SEO specialist, social media manager, content creator, ये सबसे ज़्यादा फेमस है आजकल, स्पेशली इंस्टाग्राम पर, एंड डेटा एनालिस्ट। सो इस तरह के डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज इस फील्ड में अवेलेबल हैं।
देन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर सोशल मीडिया एटिकेट्स मीन्स ऐसे रूल्स एंड गाइडलाइंस जो हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करने चाहिए। आप कहीं भी कुछ पोस्ट कर रहे हैं, कोई कमेंट कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखें कि उसमें आपकी या दूसरे की प्राइवेसी को कोई खतरा तो नहीं है। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें एंड किसी भी तरह की ऑफेंसिव लैंग्वेज का यूज ना करें, क्योंकि आपको लगता है कि आप ऐसा करने से कूल लगेंगे बट आप कूल नहीं लगते हैं। इंस्टेड इससे शो होता है कि आपका बिहेवियर कितना नेगेटिव है। सो डोंट यूज ऑफेंसिव लैंग्वेज एंड फेक इंफॉर्मेशन को स्प्रेड ना करें। अपनी साइबर सेफ्टी का ध्यान आप खुद रखें, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना करें, स्ट्रेंजर से अवेयर रहें। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन किसी को भी किसी की भी फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, उनको सारी इंफॉर्मेशन बता दी, ऐसा नहीं करना है। एंड अगर आपको कोई साइबर बुली करता है तो आपको उसे रिपोर्ट करना चाहिए। सो विद दिस वी हैव completed chapter 1. Now let us proceed to chapter 2, JavaScript. फर्स्ट टॉपिक फंक्शन। फंक्शन मतलब कोई भी ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जिसकी हेल्प से हम कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसमें स्पेसिफिकली दो नंबर्स को ऐड किया जाए, मतलब हम यहाँ पर जो भी दो नंबर्स प्रोवाइड करें उन दोनों का एडिशन हमें आंसर में मिल जाए। इसके लिए हम एक फंक्शन लिख सकते हैं। तो फंक्शन कैसे लिखते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको फंक्शन कीवर्ड लिखना होगा। इसके बाद एग्जैक्ट जो फंक्शन नेम है वो लिखना है। देन इन ब्रैकेट यू हैव टू राइट पैरामीटर। पैरामीटर मतलब वो वैल्यू जो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे जिसके बेसिस पर यहाँ पर आपको आंसर मिलता है। जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे दो नंबर ऐड करने हैं तो मुझे इनपुट में क्या देना होगा, दो नंबर। तो वो a कॉमा b मैंने यहाँ पर पैरामीटर्स कंसिडर किए हैं। ओके, देन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। इसके बाद वो कोड देखते हैं जो आपको यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है। रिटर्न स्टेटमेंट उस केस में मेंशन करनी है जब आपको पता है कि यहाँ पर हमें रिटर्न में कोई वैल्यू मिलेगी। जैसे अगर आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं a प्लस बी, तो आपको पता है कि a प्लस बी से आपको कोई वैल्यू c मिलने वाली है, मतलब कोई एक रिटर्न वैल्यू मिलने वाली है। तो इसलिए हमने यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड यूज किया है। तो इससे जो भी वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी वो हमें रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू आंसर में मिल जाएगी। ओके, देन ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से हम एक फंक्शन लिखते हैं। देन दो टाइप के फंक्शन होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन मतलब जो पहले से जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करती है, जैसे अलर्ट, प्रॉम्प्ट, पार्सेंट, इस तरह के डिफरेंट फंक्शंस पहले से ही बने होते हैं। देन यूजर डिफाइंड फंक्शन जो प्रोग्रामर बनाते हैं, मतलब यहाँ पर हम खुद से स्पेसिफाई करेंगे कि हमें यहाँ पर कौन से पैरामीटर यूज करने हैं, फंक्शन का नेम क्या होगा, उसमें स्टेटमेंट्स क्या लिखने हैं, ये सभी चीजें हम स्पेसिफाई करते हैं। Next topic, object. Object is a collection of properties representing real world entities. जैसे हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। रियल वर्ल्ड में स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हीं को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इसका नेम है, एज है, ग्रेड है, तो ये सभी प्रॉपर्टीज हैं। देन अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है तो उसके लिए कैसे एक्सेस करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है स्टूडेंट, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट का नेम है। डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए, एंड यहाँ पर उस प्रॉपर्टी का नेम लिखेंगे जिसे आपको एक्सेस करना है। जैसे हम यहाँ पर नेम को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट डॉट नेम। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जहां पर हम कैरेक्टर्स लिखते हैं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ये सिंगल या डबल कोट्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले इसको डिफाइन कैसे करना है स्ट्रिंग को, क्योंकि एक तरह का वेरिएबल ही है तो इसलिए सबसे पहले कीवर्ड लिखेंगे where। इसके बाद जो नेम है वेरिएबल का नेम, देन असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे। अब कोट्स में यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे, इसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने मैसेज वेरिएबल की वैल्यू दी है वेब एप्लीकेशंस, तो क्योंकि एक स्ट्रिंग वैल्यू है तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया है। ओके, इसके बाद स्ट्रिंग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है लेंथ। लेंथ में हमें पता चलता है कि उस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पर आपको स्पेस भी काउंट करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने स्पेस दिया है उसको भी आप काउंट करेंगे। ओके, देन टू अपर केस, ये मेथड हम यूज करते हैं स्ट्रिंग को अपर केस मतलब कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करने के लिए।
टू लोअर केस स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करने के लिए। कनकैट मीन्स जब हमें मल्टीपल स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना है। देन स्लाइस, इसमें हम स्ट्रिंग का कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो हम स्टार्ट मेंशन करेंगे उस इंडेक्स से लेकर और जो एंड इंडेक्स है वहां तक लेकर वो पार्ट हमें एक्सट्रैक्टेड मिल जाएगा। देन रिप्लेस, ये हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करना है स्ट्रिंग में, तो जो हमने यहाँ पर लिखा है उसको न्यू टेक्स्ट से रिप्लेस कर दिया जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक एरे। एरे एक स्पेशल वेरिएबल है जो सेम डेटा टाइप के लिए मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकता है एंड इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन किया है। अब देखिए ये चीज याद रखिएगा कि हमने बताया है कि ये स्पेशल वेरिएबल है, बट वेरिएबल तो है ना, तो इसलिए डिक्लेरेशन उसी तरह से होगा। सबसे पहले वैर लिखना है, फिर उसका नेम लिखना है, ठीक है। तो डिक्लेरेशन तो उसी तरह से है, बट हमने ये भी बताया कि स्पेशल है। तो स्पेशल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सेम डेटा टाइप के लिए मल्टीपल वैल्यूज होंगी, तो यहाँ पर हम मल्टीपल वैल्यूज लिखते हैं। और क्योंकि मल्टीपल है मतलब सिर्फ एक नहीं है, तो इसलिए इन सभी को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। ओके, यहाँ पर हमने डिफरेंट वैल्यूज दी हैं, एप्पल, बनाना, चेरी, एंड क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यूज हैं इसलिए हमने इन्हें कोट्स में लिखा है, ठीक है, एंड कॉमा से सेपरेट किया है। ओके, देन सेमीकोलन। इसके बाद कुछ एरे मेथड होते हैं। सबसे पहले पुश, ये एलिमेंट को लास्ट में ऐड करता है। देन पॉप, ये लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। शिफ्ट, ये फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। अनशिफ्ट, जो शुरू में हमने एलिमेंट हमें लगाना है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। देन कनकैट, ये दो एरेज को ज्वाइन करता है। सॉर्ट, ये सॉर्टिंग करेगा मतलब रीअरेंज करेगा एलिमेंट्स को। एंड रिवर्स, ये एरे ऑर्डर को रिवर्स कर देगा। जैसे ये है एप्पल, बनाना, चेरी, तो ये इसको रिवर्स कर देगा, चेरी, बनाना, एप्पल, इस तरह से। ओके, देन मैथ मेथड्स। इन सभी को लिखने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा मैथ डॉट और फिर हम उस मेथड का नेम लिखते हैं। सबसे पहले राउंड, ये नियरेस्ट इंटीजर के लिए वैल्यू राउंड ऑफ करता है। देन सील, इसमें जो अपर जो भी वैल्यू हमें नेक्स्ट अपर वैल्यू मिल रही है इंटीजर वैल्यू वो हमें आंसर में मिलेगी। देन फ्लोर, इसमें जो भी उससे पहले इंटीजर वैल्यू होगी, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू, वो हमें मिलती है। देन मैक्स, मतलब जो इसमें से लार्जेस्ट वैल्यू है। देन मिन, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो रिटर्न में मिलती है। देन रैंडम, इसमें कोई भी रैंडम नंबर मिलेगा 0 से लेकर 1 के बीच में। देन स्क्वायर रूट के लिए SQRT, ये मेथड का नेम है, इसी तरह से लिखना है, तो गिवन नंबर का स्क्वायर रूट मिल जाता है। एंड पावर के लिए POW, और यहाँ पर सबसे पहले हम वो नंबर स्पेसिफाई करेंगे जिसकी पावर हमें कैलकुलेट करनी है, कॉमा लगाएंगे और फिर जितनी पावर हमें चाहिए, लाइक 2 रेज टू द पावर 3, तो उसके लिए सबसे पहले लिखेंगे 2, फिर कॉमा लगाकर लिखेंगे 3, ठीक है। तो इससे हमें पावर फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। ओके, देन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इवेंट हैंडलिंग। यहाँ पर हम बताते हैं कि कोई भी इवेंट होने पर हमें क्या करना है, उस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। उसे ही हम कहते हैं इवेंट हैंडलिंग। फॉर एग्जाम्पल ऑन क्लिक, मतलब जब हमने किसी एलिमेंट पर क्लिक किया तब क्या होगा। ऑन लोड, मतलब जब पेज लोड हो जाता है, पूरा लोड हो गया है, तब क्या करना है। देन ऑन माउस ओवर, मतलब जब हम माउस को किसी एलिमेंट के ऊपर लेकर जाते हैं। देन ऑन माउस आउट, मतलब जब माउस उस एलिमेंट से हट जाएगा। देन ऑन की डाउन, मतलब जब कोई की प्रेस की जाएगी। तो इस तरह के डिफरेंट इवेंट होते हैं, तो इसके लिए जो भी फंक्शन हम डिफाइन करेंगे उसी के अकॉर्डिंग वहां पर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, मतलब वही इवेंट को हैंडल किया जाएगा। लाइक क्लिक करने पर हमें क्या करना है वो चीज वहां पर बताई जाएगी। तो इस तरह से हम इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म करते हैं। ओके, so with this we have completed chapter 2. Now let us proceed to chapter 3, graphic designing using Canva and Adobe Express. सबसे पहले ग्राफिक डिजाइनिंग है क्या? जब हम विजुअल कंटेंट बनाते हैं, जैसे कोई पोस्टर बनाया है, उसमें हम जानते हैं डिफरेंट इमेजेस होंगी, टेक्स्ट, कलर, शेप,
एंड उसके अलग अलग लेआउट हो सकते हैं। सो हमें किस तरह का मैसेज कम्युनिकेट करना है, हम उसी के अकॉर्डिंग ये सभी कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करते हैं। अगर हम किसी बिजनेस के लिए बना रहे हैं तो वो फॉर्मल होगा, अगर हमारी कोई फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी है तो वो इनफॉर्मल होगा, तो उसके लिए अलग तरह से डिजाइन किया जाएगा। सो इसमें जो भी मैसेज हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसके लिए हम ये विजुअल कंटेंट बनाते हैं। सो ग्राफिक डिजाइनिंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे इंफॉर्मेशन विजुअली अट्रैक्टिव लगती है। जो भी उसे देख रहा है वो उसे ध्यान से पढ़ेगा कि हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसे पढ़ते हैं क्या है ये। एंड इससे ब्रांडिंग और मार्केटिंग में हेल्प मिलती है, कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है। एंड जनरली एडवर्टीजमेंट्स, पोस्टर्स, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग का ही यूज किया जाता है। आप कहीं भी कोई भी पेज देखते हैं, वहां पर आपको किसी भी तरह की एड दिख रही है, कोई पोस्ट दिख रही है, वो सभी चीजें आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू ही डिजाइन करके प्रोवाइड की जाती हैं। देन इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? हम किसी भी तरह का पोस्टर बनाते हैं, बैनर, सोशल मीडिया पोस्ट, प्रेजेंटेशन, वीडियो, एडवर्टीजमेंट, ये सभी हम ग्राफिक डिजाइनिंग की हेल्प से बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कैनवा के बारे में। कैनवा ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म है एंड इसमें हमें काफ़ी सारे फ्री टूल्स मिलते हैं जिसकी हेल्प से हम डिज़ाइन बना सकते हैं। इसमें हमें टेम्पलेट्स भी मिलते हैं एंड पहले से हमें इसमें इमेजेस, आइकन्स, टूल्स मिलेंगे जिसकी हेल्प से हम डिज़ाइंस बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कुछ मेन फीचर्स के बारे में। तो इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस है, मींस जो भी हमें एलिमेंट डिजाइन में रखना है उसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। देन रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलते हैं, हम उन्हें एडिट करके अपना न्यू डिजाइन बना सकते हैं। इसमें फ्री वर्जन भी होगा और पेड वर्जन भी होगा जिसमें एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। देन क्लाउड बेस्ड मतलब ये ऑनलाइन वर्क करता है। तो सपोज करते हैं कि आपने अपने लैपटॉप पर घर पर डिजाइन बनाया और फिर आप ऑफिस गए, बट ऑफिस में सिर्फ आप मोबाइल लेकर गए हैं, लैपटॉप भूल गए, तो उस केस में भी आप डिजाइन को एक्सेस कर सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू। तो ये क्लाउड बेस्ड है। देन स्टेप्स टू स्टार्ट कैनवा, इसके लिए आपको कैनवा वेबसाइट ओपन करनी होगी। ऐप है तो ऐप ओपन कर सकते हैं। देन अगर आपने अभी तक इसमें अकाउंट नहीं बनाया तो साइन अप करेंगे, एंड अकाउंट बना लिया है तो लॉग इन करेंगे। इसके बाद डिजाइन टाइप चूज करना है, आपको क्या डिजाइन बनाना है, पोस्टर, प्रेजेंटेशन, वीडियो। अगर टेम्पलेट चूज करना है, मतलब पहले से बना हुआ जो डिजाइन है उसमें एडिट करना है तो टेम्पलेट चूज करेंगे, अदरवाइज आप ब्लैंक डिजाइन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। देन कैनवा एडिटर, ये वो वर्क स्पेस है जहाँ पर आप डिज़ाइन बनाते हैं, एडिट करते हैं। तो इसमें कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले मेन्यू पैनल, यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे सबसे पहले टेम्पलेट का ऑप्शन मिलता है। लाइक आप जो भी डिज़ाइन बना रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन है या कोई पोस्ट है, तो उससे उसके करस्पॉन्डिंग आपको टेम्पलेट्स मिलते हैं। देन एलिमेंट्स, अगर आपको कोई भी एलिमेंट चूज करना है, इमेज, वीडियो, स्टिकर, इस तरह के डिफरेंट एलिमेंट्स आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अपलोड्स, यहाँ पर आप अपने पास जो आपके डिफरेंट हो सकता है इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, मतलब जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आप अपलोड करके डिज़ाइन में यूज़ करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। एंड टेक्स्ट के लिए डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। देन कैनवस एरिया, यहाँ पर आप डिज़ाइन करते हैं। इसमें डिफरेंट पेजेस को ऐड किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, उसकी कॉपी बना सकते हैं। देन टूल बार, ये टॉप पर होता है, यहाँ पर आप फॉन्ट साइज, कलर, अलाइनमेंट, इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस चेक कर सकते हैं। एंड पेजेस पैनल, इसमें हमें डिफरेंट पेजेस दिखाए जाते हैं एंड वो कैसे शो करने हैं, ग्रिड व्यू में या फिर थंबनेल व्यू में, ये सभी ऑप्शंस हमें मिलते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक, क्रिएटिंग अ पोस्टर यूजिंग अ टेम्पलेट। इसके लिए सबसे पहले हम कैनवा होम पर पोस्टर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एंड जो टेम्पलेट हमें सही लग रहा है हम उसको चूज करेंगे एंड एडिट पर क्लिक करेंगे। हम उसे एडिट कर सकते हैं, उसमें जो टेक्स्ट, इमेजेस, कलर्स, मतलब उसकी हर चीज को हम एडिट कर सकते हैं। देन इसका लेआउट एंड अलाइनमेंट एडजस्ट करें और फिर जो भी आपको चेंजेस करने थे वो कंप्लीट होने के बाद इसको सेव करने के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग टेम्पलेट्स,
हम जब टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं तो इससे हमारा टाइम सेव होगा क्योंकि हमें एक नए डिज़ाइन के बारे में नहीं सोचना होगा। सिंपली हमें कस्टमाइज़ करना है उसको अपने अकॉर्डिंग। एंड प्रोफेशनल डिज़ाइंस होते हैं तो उसमें जो भी हम एडिट करेंगे तो वो अच्छा ही दिखता है। एंड ईज़ी कस्टमाइज़ेशन है, आप जिस भी पार्ट को एडिट करना चाहते हैं वो आप ईज़िली एडिट कर पाते हैं। स्टेप्स टू क्रिएट अ वीडियो। देन आप वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए डिज़ाइन टाइप में वीडियो सेलेक्ट करना है, वीडियो टेम्पलेट चूज करें। देन जो भी टेक्स्ट, इमेजेस, क्लिप्स आपको ऐड करने हैं ऐड कर सकते हैं। एंड इसका टाइमिंग एंड लेआउट एडजस्ट करें। आपको उसका टाइमिंग कितना रखना है एंड उसका लेआउट कैसा रखना है, ये सभी चीज़ें एडजस्ट करें। देन एडिट वीडियो। सो जो वीडियो हमने बना ली है अब उसको एडिट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। सबसे पहला है ट्रिम। ट्रिम का मतलब होता है इससे हम वीडियो की लेंथ को शॉर्ट करते हैं, या तो शुरू से या फिर लास्ट से। सो अगर आप लास्ट से थोड़ा सा ट्रिम कर रहे हैं या फिर शुरू से थोड़ा सा ट्रिम कर रहे हैं तो इस तरह से आप उसकी वीडियो लेंथ को कम कर रहे हैं। देन स्प्लिट। इसका मतलब होता है जहां पर आपने स्प्लिट मार्क दिया है और फिर आपने क्लिक किया स्प्लिट, तो वहां से वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। देन कट। इससे आप अनवांटेड पार्ट को रिमूव कर सकते हैं। देन ट्रांजिशन। इससे जब एक क्लिप से दूसरे क्लिप पर जाते हैं तो उसके बीच में किस तरह का ट्रांजिशन चाहिए, मीन्स चेंज चाहिए, तो वो हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। देन व्हाट आर द बेनिफिट्स? इम्प्रूव्स वीडियो क्वालिटी। सो इससे वीडियो क्वालिटी बढ़ जाएगी क्योंकि अगर कोई भी ऐसा पार्ट है जो हमें नहीं चाहिए वीडियो में, सो अगर हम उसको रिमूव कर देंगे तो हमारी वीडियो अच्छी दिखेगी, उसमें अननेसेसरी पार्ट्स नहीं होंगे। एंड उससे वीडियो एंगेजिंग रहेगी क्योंकि उसमें सिर्फ काम की डिटेल्स होंगी, फालतू डिटेल्स नहीं होंगी। सो उसके लिए हम एडिटिंग करते हैं। देन क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन। आप कैनवा में प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। इसके लिए प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करेंगे, देन ब्लैंक प्रेजेंटेशन चूज करेंगे। देन क्योंकि हमने ब्लैंक डिजाइन लिया है तो इसमें सभी चीजें अपनी तरफ से ऐड करनी है, बैकग्राउंड, टेक्स्ट, इमेजेस, शेप्स। एंड जो भी स्लाइड्स आपको क्रिएट करनी है सभी को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें एडवांटेज ये है कि इसमें आपके पास क्रिएटिव कंट्रोल है, मींस इसमें आप और ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं क्रिएटिव वे में। एंड कस्टमाइज कर सकते हैं कंटेंट को, लाइक आप टेम्पलेट यूज कर सकते हैं एंड उसमें भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। देन जिस तरह से हम वीडियो में ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं वैसे आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ट्रांजिशन मतलब जब हम एक क्लिप से दूसरे क्लिप पर जाते हैं तो यहाँ पर क्योंकि प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो स्लाइड्स के बीच में ट्रांजिशन अप्लाई किया जाएगा। इसके डिफरेंट एग्जाम्पल हैं जैसे फेड, स्लाइड, पैन, इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। देन एनिमेशन। एनिमेशन अप्लाई किए जाते हैं टेक्स्ट या फिर ऑब्जेक्ट पर, जो एलिमेंट आप वहां पर रखते हैं उस पर आपको किस तरह का एनिमेशन चाहिए वो आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं। एंड एनिमेशन एंड ट्रांजिशन के हेल्प से प्रेजेंटेशन इंटरेक्टिव बनती है। देन प्रेजेंट, शेयर एंड डाउनलोड अ डिजाइन। प्रेजेंट इसका मतलब होता है कि आपको किस तरह से प्रेजेंट करना है, लाइक आपने अपना डिजाइन बना लिया है और फिर आप उसे ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रेजेंट करेंगे। इसका ऑप्शन आपको कैनवा में गिवन होता है। देन शेयर मतलब अगर आपको किसी और को लिंक शेयर करना है तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आपको गिवन होंगे, ईमेल एंड बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऑप्शन भी आपको गिवन होंगे। एंड इसमें आप कोलैबोरेट भी कर सकते हैं दूसरों के साथ। मीन्स अगर आपको सेम डिजाइन में दूसरे लोगों को भी ज्वाइन करना है ताकि वो भी उसमें चेंजेस कर सकें, सजेस्ट कर सकें, तो उसके लिए आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, उसका ऑप्शन यहाँ पर आपको गिवन होगा। एंड अगर डाउनलोड करना है तो डाउनलोड के लिए भी आपको डिफरेंट ऑप्शंस गिवन होंगे जैसे पीडीएफ, पीएनजी, जेपीजी, एमपी4। किस तरह से आपको डाउनलोड करना है वो ऑप्शंस आपको यहाँ पर गिवन होते हैं। देन एडिंग ऑडियो। ऑडियो ऐड करने के लिए सबसे पहले डिजाइन को ओपन करें, इसमें ऑडियो ऑप्शन को चूज करें, हमें साइड टैब में दिखता है। एंड इसमें या तो जो एग्जिस्टिंग वहां पर ऑप्शंस हैं उसमें से आप चूज कर सकते हैं या फिर अपनी तरफ से ऑडियो अपलोड कर सकते हैं। उसकी वॉल्यूम और टाइमिंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं जिसका ऑप्शन आपको वहां पर मिलेगा। यूजेस, इससे आपकी प्रेजेंटेशन एनहांस होती है और जो भी आप वीडियो बना रहे हो वो एंगेजिंग लगेगी क्योंकि बिना ऑडियो के होगी तो वो थोड़ी बोरिंग हो सकती है। उसमें ऑडियो ऐड करेंगे तो उससे उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी एंड ज़्यादा एंगेजिंग होगी। देन नेक्स्ट टॉपिक, कैनवा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
सो कैनवा एआई को यूज करता है हमारा डिजाइन एक्सपीरियंस इंप्रूव करने के लिए। तो कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिसमें एआई हमें काफी हेल्प कर सकता है। जैसे कई बार कोई इमेज होगी, उसमें हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो हम उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। इस तरह का फीचर यहाँ पर होता है। देन हम उसको रिसाइज कर सकते हैं, टेक्स्ट से इमेज बना सकते हैं, मैजिक डिजाइन मतलब हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, एआई फीचर्स, जिससे हम डिजाइन जल्दी कर पाएंगे, फास्टर डिजाइनिंग कर पाएंगे। एंड इससे हमें स्मार्ट सजेशंस भी मिलते हैं। लाइक हो सकता है कि हमने ऐसा ना सोचा हो कि ऐसा भी हो सकता है क्या, पर एआई में हमें वो ऑप्शंस मिल जाते हैं। देन एडोब एक्सप्रेस, ये भी डिजाइनिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर है जो एडोब ने प्रोवाइड किया है। एंड यहाँ पर भी हम डिफरेंट तरह के डिजाइन्स बना सकते हैं। इसमें हमें प्रोफेशनल टेम्पलेट्स मिलते हैं, इजी एडिटिंग टूल्स होते हैं, एंड ये भी क्लाउड बेस्ड है। इसके स्टेप्स हैं, सबसे पहले हम एडोब एक्सप्रेस की वेबसाइट पर जाएंगे, साइन इन करेंगे, देन डिजाइन टाइप चूज करेंगे। देन अगेन हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, हमें ब्लैंक रखना है या फिर टेम्पलेट के थ्रू हम डिजाइन कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ डिजाइन, सो अगर हमें टेम्पलेट के थ्रू डिजाइन क्रिएट करना है तो सबसे पहले हम टेम्पलेट चूज करेंगे। इसके अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, टेक्स्ट, इमेजेस, कलर, फॉन्ट, सभी चीजों को एडिट एंड कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद हम डिजाइन को सेव या डाउनलोड कर सकते हैं। देन ओरिजिनल डिजाइन क्रिएट करने के लिए ब्लैंक चूज करें। इसमें हमें अपनी तरफ से सारी चीजें ऐड करनी है, बैकग्राउंड, एलिमेंट, टेक्स्ट, इमेज, लेआउट किस तरह का रखना है हम ही चूज करेंगे। उसको प्रीव्यू करें एंड फिर सेव करें। देन वीडियो एडिटिंग टूल्स, सो जिस तरह के ऑप्शंस हमने कैनवा में डिस्कस किए, वैसे ही कुछ ऑप्शंस हमें यहाँ पर भी मिलेंगे। हमें ट्रिम करना है, स्प्लिट करना है, कट करना है, सो वो सभी ऑप्शंस हमें यहाँ पर भी मिलते हैं। सो वीडियो एडिटिंग के लिए हम उसे ट्रिम कर सकते हैं, मीन्स हम वीडियो लेंथ को शॉर्ट कर सकते हैं। स्प्लिट क्लिप्स मतलब उसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एंड टू रिमूव अनवांटेड पार्ट्स वी कैन कट द वीडियो। सो इस तरह से डिफरेंट एडिटिंग टूल्स हमें मिलते हैं। इससे क्लैरिटी इंप्रूव होती है और हमारा कंटेंट प्रोफेशनल लगता है। लाइक अगर वहां पर कोई भी अननेसेसरी एलिमेंट होगा तो वो प्रोफेशनल नहीं लगता। तो इसलिए हमें वीडियो एडिटिंग टूल्स को यूज करना चाहिए अननेसेसरी पार्ट्स को रिमूव करने के लिए एंड वीडियो को बेटर बनाने के लिए। सो इसके साथ हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। Now let us move to the last chapter, chapter 4, cyber safety and security. फर्स्ट टॉपिक डिजिटल फुटप्रिंट, मीन्स जब भी हम कोई ऑनलाइन एक्टिविटी करते हैं तो उससे हमारा कुछ डेटा रह जाता है वहां पर। उसी को हम कहते हैं डिजिटल फुटप्रिंट। दो टाइप के डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। सबसे पहले एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट वो होंगे जो हम इंटेंशनली क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं जैसे यूट्यूब पे आपने कमेंट्स देखे, तो अब जो पर्सन कमेंट कर रहा है उसे पता है कि ये कमेंट वहां पर शो होगा और वो तभी वो कमेंट कर रहा है। आपने सोशल मीडिया पोस्ट की, आपको पता है कि वो पोस्ट दूसरों को दिखाई दे रही है, तो वो आपने इंटेंशनली पोस्ट किया है। वो आप इंटेंशनली क्रिएट कर रहे हैं, वो है एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। देन पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट, मतलब इसमें आपको डायरेक्ट नॉलेज नहीं होती कि ये एक्चुअल में आपकी इंफॉर्मेशन रह जाएगी। जैसे आपकी कुकीज, आप देखते हैं, आप किसी भी वेबसाइट पर चले जाएं, वहां पर सबसे पहले आपको यही चीज मिलती है, एक्सेप्ट कुकीज, एक्सेप्ट एसेंशियल कुकीज। मतलब वो आपको ये ऑप्शन तो देता ही नहीं है कि आप रिजेक्ट कर पाए। तो मतलब आपको एक्सेप्ट तो करना ही होगा, चाहे एसेंशियल करें चाहे ऑल करें, बट आपको एक्सेप्ट तो करना ही होगा। तो वो सभी आते हैं पैसिव में, जिसमें आपकी नॉलेज नहीं होगी कि आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर रह जाएगी, पर फिर भी वो वहां पर स्टोर हो जाती है आपकी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, आईपी एड्रेस, इस तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पर रह जाती है। आपका डिजिटल फुटप्रिंट कैसा है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन को अफेक्ट करता है। एम्प्लॉयर्स, इंस्टीट्यूशन आपके डिजिटल फुटप्रिंट को यूज करते हैं आपकी हिस्ट्री ट्रैक करने के लिए कि आप कैसे रहे हैं। तो आपके बिहेवियर को समझने के लिए डिजिटल फुटप्रिंट को यूज किया जाता है। जब कंपनीज को ये समझना है कि आप किस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो उसके लिए भी वो डिजिटल फुटप्रिंट को यूज करते हैं।
सेफ प्रैक्टिसेस, इसके लिए पहले आपको ये सोचना चाहिए कि हम जो पोस्ट कर रहे हैं वो सही है या फिर नहीं, या फिर हमें इसे सच में पोस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। एंड अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को रिव्यू करें, लाइक अगर आपको सभी को अपनी पोस्ट शो नहीं करनी है तो आप उसको प्राइवेट रखें अपने अकाउंट को। इस तरह की प्राइवेसी सेटिंग्स का ध्यान रखें एंड अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ओवर शेयर ना करें। मीन्स जहां पर नीड नहीं है वहां पर अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दें। देन डेटा प्रिवेसी मतलब हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कितने अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं, हैंडल करते हैं, प्रोसेस करते हैं, सो दैट वो कोई और मिसयूज ना कर पाए एंड हमारी बिना परमिशन के एक्सेस ना कर पाए। दैट इज कॉल्ड डेटा प्रिवेसी। तो हमारे पर्सनल डेटा में आते हैं हमारा नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, बैंक एंड कार्ड डिटेल्स। ये सभी हमारा पर्सनल एंड सेंसिटिव डेटा है जो सिर्फ हमें ही पता होना चाहिए और किसी के साथ हमें शेयर नहीं करना चाहिए। सो डेटा प्रिवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आइडेंटिटी थेफ्ट से बचते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब होता है जब आपकी आइडेंटिटी कोई और क्लेम करे और आपके बिहाफ पर कोई क्राइम कर दे और फिर ब्लेम आप पर आ जाए। दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी थेफ्ट। देन आपके पर्सनल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है डेटा प्रिवेसी एंड आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करने चाहिए, क्योंकि अगर वीक पासवर्ड होगा तो कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन हैक कर सकता है। ओटीपी किसी के साथ भी ऐसे शेयर ना करें। आप अच्छे से जानते हैं, आप समझदार हैं। ओटीपी, पासवर्ड, ये सभी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। एंड वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसीज को चेक करें, जहां पर सेफ वेबसाइट है सिर्फ वहीं पर जाएं और काम है तो ही जाएं। अदरवाइज कोई भी ऐसी वेबसाइट है जो आपको किसी स्पैम मेल के थ्रू मिली, आपने उस पर क्लिक कर दिया, ऐसा ना करें क्योंकि वो स्पैम वेबसाइट्स होती हैं आपको आपके साथ धोखा करने के लिए। तो ऐसी वेबसाइट्स को विजिट नहीं करना है। देन डेटा सिक्योरिटी मीन्स हम अपने डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस, साइबर अटैक, डेटा ब्रीचेस और लॉस से बचाएं। डेटा सिक्योरिटी सिर्फ हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। इंस्टेड जो कंपनीज हमारा डेटा रखती हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे डेटा की सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को मेंटेन करें। जनरली हैक हो जाते हैं अकाउंट। आपने देखा है कि किसी का अकाउंट हैक हो गया तो उस केस में वहां पर वो किसी से मनी डिमांड कर सकते हैं, या फिर उनकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसका मिसयूज किया जा सकता है, उनका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। तो इस तरह से जो डिफरेंट थ्रेट्स होते हैं जैसे हैकिंग, मालवेयर, वायरस, फिशिंग अटैक, डेटा लीकेज, इन सभी की वजह से हमारे डेटा को रिस्क होता है। इसके लिए हमें इंक्रिप्शन यूज करनी चाहिए, फायरवॉल्स का यूज करना चाहिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखें एंड रेगुलर बैकअप्स लेते रहें। क्योंकि कई बार आपका जब डेटा अनऑथराइज्ड एक्सेस की वजह से उसको खतरा हो सकता है, तो ऐसे में अगर आपका डेटा सामने वाले ने किसी वजह से डिलीट कर दिया, तो उस केस में अगर आपके पास बैकअप है तो आपका डेटा फिर भी सेफ रहेगा। बैकअप भी लेकर रखना जरूरी है। देन नेक्स्ट टॉपिक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स जो भी चीजें हम ह्यूमन माइंड से क्रिएट करते हैं, जैसे कोई नया इन्वेंशन है, कोई डिजाइन बनाना, लोगो, म्यूजिक, लिटरेचर, सॉफ्टवेयर, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपने अपना माइंड यूज करके बनाई है, मतलब किसी से कॉपी नहीं की है। ऐसी सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लीगली प्रोटेक्ट किया जाता है। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्रिएटर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। आप जब कोई भी ओरिजिनल चीज बना रहे हैं, आपने म्यूजिक बनाया है, म्यूजिक कंपोज किया है, या फिर कोई पोएम लिखी है, मतलब कोई भी वर्क है वो आपने ओरिजिनली अपने माइंड से बनाया, यू हैव यूनिकली क्रिएटेड इट, तो आपका उस पर पूरा राइट है। और इससे हम इनोवेशन को इनकरेज कर पाते हैं। अदरवाइज तो हर कोई किसी की कॉपी कर लेगा, तो ऐसे में कोई क्यों नई चीजों को इन्वेंट करेगा। तो इसलिए हमें इनोवेशन को इनकरेज करना चाहिए बाय एनकरेजिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड ओरिजिनल वर्क के मिसयूज को बचाना चाहिए। हमें ओरिजिनल वर्क को क्रेडिट देना चाहिए। प्लेजरिज्म
प्लेजरिज्म मीन्स जब हम किसी दूसरे का वर्क कॉपी कर लेते हैं, वर्क आइडिया या कंटेंट, एंड उसे बिल्कुल ऐसे शो करते हैं कि ये हमारा ही काम है। मतलब जो एक्चुअल ओनर है उस काम का, हम उसको क्रेडिट नहीं देते, एक्चुअल क्रिएटर है उसको क्रेडिट नहीं देते, हम उसको एज ये शो कर देते हैं कि ये तो हमारा ही काम है। सो इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कभी कभी आपको कोई असाइनमेंट मिलेगा तो आप उसे इंटरनेट से कॉपी पेस्ट कर देंगे, हाउएवर आपने वो एग्जैक्टली कहाँ से लिया है आप उसका मेंशन नहीं करते। देन कभी कभी आप कोई इमेज या टेक्स्ट बिना एट्रीब्यूशन के, मतलब बिना क्रेडिट दिए यूज करते हैं, तो वो भी प्लेजरिज्म का एग्जाम्पल है। तो प्लेजरिज्म को अवॉइड करने के लिए आपको प्रॉपर रेफरेंसेस देने चाहिए कि ये डेटा या फिर ये टेक्स्ट इमेज आपने कहाँ से लिए हैं। ओरिजिनल कंटेंट को यूज करना चाहिए, एंड जब भी आपको इन्फॉर्मेशन यूज करें तो उसे एज इट इज यूज ना करें, एंड उसे पैराफ्रेज करें, मतलब खुद के वर्ड्स में लिखने की कोशिश करें। देन कॉपीराइट, कॉपीराइट एक लीगल राइट है जो ओरिजिनल वर्क को प्रोटेक्ट करता है। जैसे आप देखते हैं कोई भी बुक होती है तो उसमें लिखा होता है कॉपीराइट, तो कॉपीराइट का मतलब है कि इसके सारे राइट्स इसके ओरिजिनल क्रिएटर के पास हैं, तो आप उसे अपनी तरफ से किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आप उसे रीसेल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके राइट्स किसके पास हैं, इसके ओनर के पास हैं। तो वो जिसे अलाउ करेंगे, वो जिसे परमिशन देंगे, सिर्फ उसी के पास है परमिशन, ठीक है। सो ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है वो किसी भी चीज को क्रिएट करने के बाद, एंड ये क्रिएटर को एक्सक्लूसिव राइट्स देता है कि वो किसको परमिशन देता है क्या क्या करने की, मतलब वो किसे पब्लिश करने को कह रहा है, वो किसे सेल करने को कह रहा है, ये परमिशन किसके पास है, क्रिएटर के पास। एंड ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए वैलिड होता है। इसके एग्जांपल्स हैं बुक, सॉन्ग्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, इन सभी पर कॉपीराइट होते हैं। देन ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क मतलब कोई भी सिंबल, लोगो, नेम या स्लोगन हो सकता है जिससे हम किसी कंपनी को पहचानते हैं कि ये प्रोडक्ट इस कंपनी का है या फिर ये सर्विस इस कंपनी की है, हम उसको पहचानते हैं ट्रेडमार्क की हेल्प से। इसके एग्जांपल्स हैं कंपनी लोगो, ब्रांड नेम, टैगलाइन, ये सभी ट्रेडमार्क होते हैं। सो ट्रेडमार्क लेकर रखते हैं तो उससे हम अपने ब्रांड को कॉपी होने से बचा सकते हैं और ब्रांड की आइडेंटिटी को बिल्ड कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी बिल्ड करने के लिए हमें ट्रेडमार्क लेना होता है ताकि हम अपने ब्रांड को यूनिक रख सके और कोई उसे कॉपी ना कर पाए। देन पेटेंट, सो जब भी कोई न्यू इन्वेंशन होती है तो उसका पेटेंट लिया जाता है। जो भी इन्वेंटर होता है वो उसका पेटेंट ले लेता है एक फिक्स्ड पीरियड के लिए। जैसे कोई भी नई मशीन बनाई गई, कोई न्यू टेक्नोलॉजी बनाई गई, तो उसका पेटेंट लिया जाता है ताकि उसे शुरू में ही कोई और कॉपी ना कर ले। तो इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए और इनोवेशन को एनकरेज करने के लिए, ताकि और भी लोग एनकरेज हो पाए कि वो भी नई चीजों को इनोवेट करें, फाइंड करें, इन्वेंट करें, इसलिए पेटेंट इंपॉर्टेंट होता है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज साइबर क्राइम। साइबर क्राइम मतलब ऐसी इलीगल एक्टिविटीज जो कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट के थ्रू होती हैं। जैसे हैकिंग, जब आपके अकाउंट को या फिर आपके कंप्यूटर सिस्टम को कोई अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस कर सकता है। देन फिशिंग, जब आपको फेक ईमेल्स या मैसेजेस आते हैं आपकी इंफॉर्मेशन को चोरी करने के लिए। आइडेंटिटी थेफ्ट, जब आपकी आइडेंटिटी कोई और क्लेम करता है और आपके बिहाफ पर क्राइम करता है और फिर ब्लेम आप पर आ जाता है कि आपने वो क्राइम किया। देन साइबर बुलिंग, जब कोई ऑनलाइन हैरेसमेंट करता है। देन ऑनलाइन फ्रॉड, जब फाइनेंशियल फ्रॉड करते हैं। देन मालवेयर अटैक, जैसे वायरस, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, इस तरह के डिफरेंट मालवेयर अटैक्स, ये सभी साइबर क्राइम का पार्ट होते हैं। सो साइबर क्राइम की वजह से किसी पर्सन को फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है। लाइक जब कोई भी पर्सन किसी को ऑनलाइन हैरेसमेंट करता है, सो ऐसे में जो पर्सन सफर कर रहा है, जो विक्टिम है, उसको मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, एंड इसकी वजह से हमारा डेटा और प्राइवेसी दोनों को खतरा होता है। तो साइबर क्राइम्स को रोकना, उन्हें रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। सो जब साइबर क्राइम होते हैं तो साइबर लॉज का होना भी बहुत ज़रूरी है। मीन्स ऐसे लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन जो साइबर क्राइम के साथ डील करते हैं। इंडिया में साइबर लॉज में बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है आईटी एक्ट 2000। ये मेन साइबर लॉ है इंडिया में, एंड ये लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को, डिजिटल सिग्नेचर को। मीन्स इनको रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ ये चीज़ भी वैलिड है, और ये सभी साइबर क्राइम्स को और उनकी पेनल्टीज को भी डिफाइन करता है। सो इसके ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला साइबर क्राइम्स को प्रिवेंट करना, साइबर क्राइम्स कम से कम हो।
एंड डेटा सिक्योरिटी को इंश्योर करना और यूजर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि हमारा डेटा कौन कंपनी कैसे यूज कर रही है इस चीज को रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर लॉज ये इंश्योर करते हैं कि एक डिजिटल एनवायरनमेंट सेफ बना रहे एंड इससे यूजर्स को लीगल प्रोटेक्शन मिले एंड साइबर क्राइम्स कंट्रोल में रहे। सो साइबर लॉज का होना इम्पॉर्टेंट है, एंड स्पेशली आज के एज में जहाँ पर हर चीज टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, हमारे सारे काम ऑनलाइन होते हैं, तो ऐसे में साइबर क्राइम होना बहुत कॉमन बात हो गई है, और ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि हम अपने आप को सेफ रखें। सो वी हैव टू पे अटेंशन टू द सिक्योरिटी ऑफ आर डेटा, आर प्रिवेसी, उसका ध्यान हमें रखना होगा। और फिर भी अगर हमारे साथ कहीं भी कोई भी साइबर क्राइम होता है तो हमें उसे रिपोर्ट करना चाहिए। Okay, so with this we have completed this chapter as well as the revision video. We'll meet you soon in the next video. Till then, bye everyone.